Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइट रिएक्शन का दूसरा पोर्शन है, जिसमें हमने डिस्कस करना है साइक्लिक फास्फोराइलेशन। तो नाम से जाहिर है फास्फोराइलेशन के बारे में हमने बार बार डिस्कस किया कि प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड एज फास्फोराइलेशन, लेकिन ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान होगी, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया साइक्लिक फास्फोराइलेशन। तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड एज साइक्लिक फास्फोराइलेशन। और इसकी खासियत ये है, इट यूजेस ओनली वन फोटो सिस्टम। ये दो सिस्टम में से सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इस्तेमाल करता है, ये फोटो सिस्टम 2 इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा, इसकी वजह क्या बनती है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सिस्टम एक्टिव क्यों होता है? हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी। जो प्रीडोमिनेंट जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो नॉन साइक्लिक है। ये सिर्फ अंडर सर्टेन कंडीशंस ये साइकिल एक्टिवेट होता है। बेसिकली होता ये है कि जिस वक्त हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट में दो चीज़ें हो रही हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन है। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, खासतौर पे नॉन साइक्लिक की। वो एटीपी है, NADPH2 है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो चली जाती है एटमॉस्फेयर में। जो एटीपी और NADPH ये फिर केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होती है। केल्विन साइकिल से क्या मुराद है? डार्क रिएक्शन। तो एटीपी NADPH2 ये दोनों केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होंगी। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो एटीपी लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है वो सेल कहीं और इस्तेमाल कर लेते हैं। तो NADPH2 का तो आमतौर पे जो इस्तेमाल है वो केल्विन साइकिल में ही है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल है नहीं। यानी आप कह सकते हैं ये आमतौर पे जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अब केल्विन साइकिल इन दो चीज़ों की बुनियाद पे चल रहा है। अगर एटीपी कम पड़ जाए तो केल्विन साइकिल स्लो हो जाते हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि केल्विन साइकिल को चलाने के लिए एटीपी भी उतनी अमाउंट में चाहिए, NADPH भी काफ़ी अमाउंट में चाहिए। तो एटीपी कम होगा तो दो चीज़ों में से अगर एक चीज़ कम पड़ जाए तो ऑटोमेटिकली पूरा प्रोसेस ही स्लो हो जाता है। ये तो बिल्कुल इसी तरह है जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास H2 प्लस ऑक्सीजन को मिला के हमने पानी बनाना है। अगर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी तो पानी कम ही बनेगा। तो एटीपी और NADPH2 ये केल्विन साइकिल को चलाने के लिए ज़रूरी है। एटीपी कम होगा तो ऑटोमेटिकली केल्विन साइकिल स्लो हो जाएगी, और जब केल्विन साइकिल स्लो होगा, अब चूंकि NADPH2 ने सिर्फ केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होना है तो इसकी अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब क्लोरोप्लास्ट में NADPH2 की अमाउंट बढ़ती है तो क्लोरोप्लास्ट अपने जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को थोड़ी देर के लिए साइक्लिक फास्फोराइलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही बात लिखी हुई है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस, बाद दफा कंडीशन ऐसी होती है, फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टेक एन अल्टरनेटिव पाथवे। जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है उसको अपना रास्ता बदलना पड़ता है कि वो नॉन साइक्लिक से साइक्लिक की तरफ शिफ्ट होता है। अब ये क्यों होता है? पॉसिबली इट हैपन्स, मुमकिन है ये इस वजह से हो कि क्लोरोप्लास्ट रन लो ऑन एटीपी, कि क्लोरोप्लास्ट में बाद दफा एटीपी का जो लेवल है वो कम पड़ जाता है। फॉर केल्विन साइकिल स्लोज डाउन, जिसकी वजह से साइकिल आहिस्ता चलता है, जो केल्विन साइकिल है। NADPH2 एक्युमुलेट होना शुरू हो जाती है। राइज इन NADPH2, जो ही NADPH2 सेल के अंदर बढ़ेगा, देयर इज शिफ्ट फ्रॉम नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक, कि एक शिफ्ट होगा नॉन साइक्लिक से साइक्लिक की तरफ। और इस प्रोसेस के अंदर हम अभी डिस्कस करेंगे, वहां सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस की जाती है, और एटीपी ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक एटीपी की डिमांड ज़रूरत के मुताबिक पूरी ना हो जाए। तो ये रीज़न है कि एटीपी कम हुआ क्लोरोप्लास्ट के अंदर, साइकिल स्लो हो गया, NADPH2 एक्युमुलेट हुआ। NADPH की जो एक्युमुलेशन है वो नॉन साइक्लिक को साइक्लिक की तरफ शिफ्ट करेगी, और जो ही साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो चल पड़ेगा उसमें सिर्फ ATP बनती है, क्योंकि हमारे पास डिमांड ही ATP की है।
NADPH2 ऑलरेडी ज्यादा है, ऑक्सीजन की केल्विन साइकिल में जरूरत नहीं है, सिर्फ कमी किसकी हुई है, ATP। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें सिर्फ ATP बनाई जाती है। तो ये आमतौर पे शॉर्ट सर्किट होते हैं, जो साइक्लिक फ्लो इज शॉर्ट सर्किट। साइक्लिक फ्लो को डिस्कस करने से पहले जो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिस्कस किया था, उसमें जो चीजें जो काम हुआ था कि फोटो सिस्टम 2 ने लाइट एब्जॉर्ब की, फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन सेंटर से जो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बना, यहाँ फोटोलाइसिस हुआ, पानी स्प्लिट किया, उसमें से ऑक्सीजन निकली, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली गई, इलेक्ट्रॉन मूव करके चला गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसने उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ATP बनाया। तो इस प्रोसेस को हमने कहा था ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि इट इज ड्राइवन बाय द लाइट, क्योंकि इसको लाइट चलाती है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके कंपोनेंट क्या थे, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसियन। प्लास्टोसियन से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास आते हैं, फोटो सिस्टम 1 के होल को फिल करता है। अब फोटो सिस्टम 1 में होल कैसे प्रोड्यूस हुआ था कि इसने भी लाइट को एब्जॉर्ब किया था, इसके रिएक्शन सेंटर में वो लाइट आई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, फेरिडॉक्सन के पास, फेरिडॉक्सन ने NADP रिडक्टेज बनाया और रिडक्टेज के पास भेज दी, और NADP रिडक्टेज ने उन इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन आयन को ऐड करके NADPH2 बनाया। तो ये तो था नॉन साइक्लिक, यहां से काम स्टार्ट हुआ, यहां जाके एंड हुआ, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ये कहलाता था नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब हमें जब केल्विन साइकिल के लिए ATP कम पड़ी, तो केल्विन साइकिल में ऑक्सीजन तो इस्तेमाल होती नहीं, तो अगर ये ना भी बने थोड़ी देर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। NADPH2 ऑलरेडी एक्सेस में है, तो इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है कि ये वाला प्रोसेस चलता रहे, ये वाला प्रोसेस चलता रहे। इस वजह से जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो सिर्फ सेल को थोड़ी देर के लिए ATP ही प्रोवाइड करता है। अब ये काम कैसे करेगा, हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सन के पास इलेक्ट्रॉन आया, वहां से NADP रिडक्टेज से NADPH2 में चला गया। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सन और फेरिडॉक्सन से दोबारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास भेज दिया जाए, उसके बाद प्लास्टोसिन, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से वापस आएगा, तो हमने यहाँ बार बार डिस्कस किया कि यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो ATP बनाएगी, और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। यहाँ से वापस आया ATP बनाई, यहाँ से वापस आया ATP बनाई, यहाँ से वापस आया ATP बनाई, यहाँ से वापस आया ATP बनाई। तो ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ATP की जो रिक्वायरमेंट वो पूरी ना हो। अच्छा, नॉन साइक्लिक में भी ATP बनता है, लेकिन चूंकि ये शॉर्ट सर्किट है तो ATP जल्दी जल्दी बन रहा होता है, इस वजह से नॉन साइक्लिक को थोड़ी देर के लिए साइक्लिक, यानी छोटा सर्किट हो काम जल्दी होगा, बड़ा सर्किट हो काम देर से होगा। वैसे अगर नॉन साइक्लिक होता रहता तो यहाँ ATP बनती ही रहती है, लेकिन वो चूंकि लॉन्ग प्रोसेस है, इस वजह से ATP का जो बनने का प्रोसेस वो थोड़ी देर के लिए, यानी लॉन्ग अगर हो तो ATP लेट बनेगी, यानी वही डिमांड जो जल्दी अगर पूरी करनी है तो उसको साइक्लिक पे शिफ्ट होना पड़ेगा। यहाँ एक पॉइंट और भी आप लोगों ने जहन में रखना है, बल्कि पहले इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि प्रोसेस कैसे चलेगा। कि जो इलेक्ट्रॉन साइकिल है, बैक फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ फोटो सिस्टम 1 से फेरिडॉक्सन के पास आता है, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आता है, वियर देयर जहां से कंटिन्यूज ऑन P700 क्लोरोफिल, तो ये P700 क्लोरोफिल की तरफ ये मूव करेगा। ATP इज जनरेटेड, तो इस जगह पे ATP बनेगा। ATP इज जनरेटेड बाय कपलिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये काम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करेगी। और ये पहले हमने यहाँ जो ATP सिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो केमी ऑस्मोसिस है, ये केमी ऑस्मोसिस है। इसको हम अगले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद एज देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ NADPH2, यहाँ कोई NADPH2 प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं, यहाँ सिर्फ क्या प्रोड्यूस होगी, ओनली प्रोडक्शन ऑफ ATP, यहाँ ATP ही प्रोड्यूस होगी।
अच्छा, यहाँ एक और कन्फ्यूजन अक्सर स्टूडेंट के साथ पेश आती है। वो पूछते हैं कि इतनी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहाँ से आई कि ये बार बार रिलीज करने के बावजूद इसकी एनर्जी ख़त्म नहीं होती। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर रहा होता है, अब यहाँ इतनी देर में फोटो सिस्टम 1 वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन थे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर चले जाते हैं, यहाँ होल क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से ये जो लो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है इसको फिल कर देते। अब वो जो हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो जब वापस आता है तो वो अपनी एनर्जी को लूज करता है। इतनी देर में जो लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आए थे वो फोटो सिस्टम 1 की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करके ऊपर चले जाते हैं। यानी जो यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लाइट आएगी, ये एक्साइट होंगे और एक्साइट होके ऊपर चले जाएंगे और फिर ये अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, ठीक है। और जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन वो इस होल को फिल करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन उस वक्त ज्यादा स्टेबल कंपाउंड के अंदर रहता है जब उसके पास एनर्जी कम हो। फिर एनर्जी आएगी, यहाँ से वो फोटो एक्साइटेड होकर ऊपर चले जाएंगे, वो एनर्जी लूज करके फिर आगे फिल कर देंगे, फिर एनर्जी। तो ये जो एनर्जी बेसिकली आ रही है वो ये लाइट की एनर्जी ही होती है जो फोटो सिस्टम 1 बार बार एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। और वो इलेक्ट्रॉन फिर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से वापस आता है, वो जो लाइट की एनर्जी आई थी उसको लूज करके वो एटीपी को बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। अब चूंकि एटीपी का बनना फॉस्फोराइलेशन कहलाते हैं, तो यहाँ एक छोटा सा साइकिल चल पड़ा है, क्योंकि साइकिल हमेशा उस शेप को कहा जाता है जिसका कोई स्टार्ट ना हो, कोई उसका एंड ना हो। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है। और इसमें लाइट की वजह से जो एटीपी बनती है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है। लेकिन एक बात है, चाहे वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, जो मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस है वो हमेशा केमी ऑस्मोसिस ही होगा। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो थे जिनमें मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट बनती है। जो नॉन साइक्लिक है उसमें 3 किस्म की प्रोडक्ट बनती है, एटीपी भी बनता है, NADPH2 भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, और साइक्लिक में सिर्फ एटीपी ही बनता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।